कैसे इन विदेशी कंपनियों ने लूटा, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के, और कहा वो मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी से लेकर के 1000 सालों में 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट हुई। कितनी? अरे बोलो तो सही। 1000 लाख करोड़ से ज्यादा की लूट हुई और लोगों ने ऐसे ही अनदेखी की, ऐसे ही अरे बोले क्या है, हमारे पास तो दौलत भरी पड़ी है, लूट ले गया तो लूट चले जाने, कोई बात नहीं। पहले गधे भर के लेके जाते थे, ये तो आते थे ना पहले वाले मोहम्मद गोरी गजनवी आदि, पहले गधे खच्चर घोड़े भर के लेके जाते थे, फिर जब गाड़ियां चली तो गाड़ियां भर के लेके जाने लगे, फिर जहाज भर भर के लेके गए यहां से सारी संपत्ति, और देश लूट लिया। तो जो है, और हमारे भाई राकेश जी एक बहुत अच्छे योगी भी हैं, बहुत अच्छे हमारे सोशल योगी तो हैं। मैंने कहा 5 करोड़ लोगों का पूरा परिवार जोड़ा है, कोई छोटी बात नहीं है, और संगठन में भी बहुत बड़ी सेवा देते हैं मुख्य केंद्रीय प्रभारी के तौर पर। और ये किसी भी संदर्भ में तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपनी बात कहने में भी बड़े कुशल हैं। तो भाई राकेश जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वदेशी के इस संकल्प को, जिसका सपना महर्षि दयानंद ने देखा था, जो अरविंदो घोष से लेकर, लोकमान्य तिलक से लेकर, वीर सावरकर से लेकर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से लेकर, महात्मा गांधी से लेकर, चंद्रशेखर आजाद से लेकर, शहीद भगत सिंह ने सपना देखा था, वो केवल वैचारिक धरातल पर था। उस सारे सपने को आजादी के इन 70 सालों बाद यदि कोई धरती पर उतारने का काम कर रहा है तो वो आपकी संस्था है, और वो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने शहीदों और क्रांतिकारियों के इस बड़े सपने को धरातल पर उतारकर व्यवहारिकता के साथ मल्टीनेशनल कंपनियों को उन्हीं की गुणवत्ता के आधार पर, उन्हीं की रिसर्च के आधार पर पूरी टक्कर देने का काम किया है। अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसे कहा कि इन 1000 सालों में लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। मैं आज पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसा कहा कि विषय प्रवेश है, ये आपके लिए 10 मिनट आप मोबाइल आज यूज जरूर कीजिएगा। अभी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में कोरोना काल से पहले एक अटलांटिक काउंसिल की मीटिंग थी। उसमें भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए, और उस मीटिंग में वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर लगभग 200 साल तक शासन किया, और 200 साल से भी जो कम का समय है, 1765 से लेकर 1938 तक अंग्रेजों ने 9.2 ट्रिलियन पाउंड का खजाना लूटा। अब ये ट्रिलियन पाउंड की हमें कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती, तो हम भी कभी नहीं सोचते थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब काले धन के विषय में बताते थे, अर्थव्यवस्था के विषय में जब 2009 से लेकर 2017-18 तक लगातार समझाते थे, तो उस समय हमें पता लगा ये ट्रिलियन कितना है। इसको यदि पाउंड को हम डॉलर बनाते हैं तो ये 45 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है। आप गूगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको जरूर देखिएगा। एक इकोनॉमिस्ट हैं उत्साह पटनायक, नाम आप नोट कर लीजिए चाहे तो, या ध्यान रख लीजिएगा, फेसबुक पर आपको मिल जाएगा। उत्साह पटनायक ने अमेरिका की कोलंबिया प्रेस में एक रिपोर्ट पब्लिश की, और उसमें यह कहती है कि 1765 से लेकर 1938 तक 200 से भी कम सालों में अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट की है। अब ये 45 ट्रिलियन डॉलर को अगर हम रुपए में, आज के रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो कितना बनता है? ये 3150 लाख करोड़ रुपए बनता है। इसके ऊपर यकीन नहीं होता, और यकीन नहीं होता तो इसको मैंने भी अलग अलग संदर्भों में जांच करने की कोशिश की। अभी आदरणीय सुभाष चंद्रा जी बैठे हैं, जितने बड़े मीडिया हाउस हैं उन सब ने इसके ऊपर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इकोनॉमिक्स टाइम्स से लेकर जितने हिंदी के न्यूज चैनल हैं, अंग्रेजी के न्यूज चैनल हैं, उन सब ने की है। और एस जयशंकर जी जो कि विदेश मंत्री हैं, अब वर्ल्ड के किसी वैश्विक मंच पर जाकर वो झूठा आंकड़ा नहीं दे सकते। वो ये बताते हैं कि 1765 से लेकर 1938 तक अंग्रेजों ने अगर 70 रुपए के हिसाब से डॉलर का रेट कन्वर्ट करते हैं तो 3150 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। पहले तो हम 1000 लाख करोड़ बोलते तो ही लोग शंका करते थे, और उसके आंकड़े जुटा करके हम बोलते थे। अब ये तो पूरा का पूरा वर्ल्ड के टॉप 4-5 बड़े इकोनॉमिस्ट का हवाला दे रहे हैं हमारे भाई। अब ये आंकड़े उत्साह पटनायक जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके हैं, उन्होंने कोलंबिया प्रेस से बिल्कुल रिसर्च करके ये छापा है, और ये केवल 200 से भी कम साल के हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि 6ठी शताब्दी से लेकर लगातार इन 1000 सालों में तो सीधी सीधी बड़ी लूट हुई है।
1000 से लेकर अगर हम विदेशी कंपनियों की 2000 तक की 21वीं शताब्दी तक की बात करें, तो ये जो 45 ट्रिलियन डॉलर है, इसमें क्योंकि मैंने भी इसको कई बार वेरीफाई किया कि पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि हमें ध्यान रखना है, तो उसमें ये वेरीफाई करने की कोशिश की कि कहीं मैं तो कोई जीरो लगाने में गड़बड़ नहीं कर रहा, कहीं पढ़ने में गड़बड़ तो नहीं हो रही, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। 3150 लाख करोड़ रुपए की लूट केवल 200 से कम सालों में हुई है। और अगर आप ये मानते हैं कि ये आंकड़ा ठीक है, तो ये आंकड़ा कितना बड़ा है। अभी मोदी जी ने 2020 के सितंबर में ये कहा कि भारत को अगर हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अभी हम बना नहीं पाए भारत को, 45 ट्रिलियन डॉलर हम 200 सालों में लुटवा कर बैठे हैं। और वो तो अंग्रेजों से, इससे पहले मुगलों का नहीं, पुर्तगालियों का नहीं, पुर्तगीज का और जो है और अलग अलग देशों से जो विदेशी लुटेरे आए थे उनका भी आंकड़ा नहीं है। जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसमें केवल 1765 से लेकर 1932 तक का आंकड़ा है, और कोई चाहे तो इसको यूके में, यूएसए में वेरीफाई करना चाहे अच्छे से वेरीफाई कर सकता है। और इसके रिकॉर्ड उत्साह पटनायक ने बिल्कुल इसको रिसर्च पेपर के रूप में, कोलंबिया प्रेस ने इसकी जांच करने के बाद इसको छापा है। तो मोदी जी 2020 में कहते हैं कि अगले 5 साल में हमें 110 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता है, उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाएगा कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। आप कल्पना कीजिए अगर ये 3150 लाख करोड़ रुपए हमारे पास हों, ये कितनी बड़ी संख्या है। थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि भारत का अभी जो इस साल का बजट आया है वो केवल 39 लाख करोड़ रुपए का है। इसका मतलब क्या है कि ये भारत के लगभग 100 सालों के आज के हिसाब से बजट के बराबर है, लगभग 80 सालों के। ये कितना बड़ा है आप अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश अपना सबसे बड़ा प्रांत है, उस बड़े प्रांत का पूरी सरकार का बजट लगभग 5-5.5 लाख करोड़ रुपए है। और इस 3150 को यदि हम देश के लगभग 600 बड़ों जिलों में बांट दें तो हर जिले को 5 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि हर जिले को जब 5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के बराबर बजट मिलेगा तो अपने भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। माने इतना तो लूट करके लेके चलेगी, वो लूटता नहीं तो आज एक एक जिला हमारा एक एक देश से ज्यादा मजबूत हो जाए। दुनिया में जो 200 देश है ना, बहुत देशों की तो इतनी एक एक देश की इतनी उनकी इकोनॉमी नहीं है जितना ये 200 सालों की लूट हुई है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसा कहा कि आज का जो ब्रिटेन है उसकी इकोनॉमी का भी ये 17 गुना है। जब हम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ योग शिविर करने के लिए लंदन में गए और वहां पर जब लंदन ट्यूब देखते हैं कि उन्होंने 100 साल पहले ये लंदन ट्यूब बनाई थी, जब हम देखते हैं कि जमीन से 150, 200 मीटर स्टेशन बनाए हुए हैं, हमारे यहां अभी रेल का नेटवर्क नहीं है, तो उस समय कल्पना करते थे कि इनके पास इतना पैसा कहां से आया। तो ये सारा भारत की लूट के पैसे से पूरा यूरोप खड़ा है, पूरा ब्रिटेन खड़ा है, और भारत की लूट के पैसे से ही कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर इसका एक हिस्सा भी भारत के अंदर लगता तो हमारा भारत यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे रहता। तो ये एक आप वेरीफाई कर लीजिएगा। बाकी आज क्योंकि होली का समय है, आज विषय प्रवेश है, कल और डिटेल में बातचीत कर लेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आपको जो बताते हैं वो जितना है उससे कम हो सकता है। उस लूट की जहां पर बात आएगी तो हम अगर 1 रुपया कहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 5 से 10 रुपया लूटा गया है। पूरे देश को जगाने वाले, स्वदेशी को धरातल पर उतारने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मैं भारत के सभी नागरिकों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसा कहा, जो सुबह सुबह पूज्य स्वामी जी महाराज पूरे देश के ब्रेन की प्रोग्रामिंग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रोगी व्यक्तियों को कैसे रोग ठीक हो सकता है इसका रास्ता दिखाते हैं, और भारत हमारा पूर्वज कितने अमीर थे, कितने समृद्धशाली थे, ये हमें बताते हैं। और हमें यदि इस गौरव का भान हो जाए, किसी बच्चे को यदि ये पता हो कि तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे परदादाजी इतने अमीर थे, तो उसके माइंड में एक टारगेट सेट हो जाता है कि मैं भी इतना कमा सकता हूं, मैं भी ये कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर भी उन्हीं पूर्वजों का डीएनए है, उन्हीं पूर्वजों का खून है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का उद्देश्य, ये बातें बताने का उद्देश्य ये है कि भारत यदि विश्व गुरु था, विश्व से सबसे समृद्ध था, अमीर था, तो वो आज भी बन सकता है, आज भी भारत के अंदर वो ताकत है।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसा बताया, 6ठी शताब्दी से लेकर जो विदेशी आक्रमणकारियों ने लूट की, उस लूट में अभी जो आंकड़े आएंगे उसमें कई बार आपको यकीन नहीं होगा। उससे पहले मैं बस एक तथ्य रखना चाहता हूं, सामने स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। अंग्रेज जब यहां से जाने वाले थे 1940 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक, 1944 तक, तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1941 में जब अंग्रेजों को धन की आवश्यकता थी, तो भारत से उन्होंने चांदी का भरा हुआ SS गैरी सिप्पा नाम का जहाज भारत के कलकत्ता बंदरगाह से, वेस्ट बंगाल के बंदरगाह से आयरलैंड के लिए रवाना किया। वो जहाज के बारे में, उस जहाज के ऊपर 216 टन, 216 टन का मतलब है 2,16,000 किलो चांदी लदी हुई थी। इस 2,16,000 किलो चांदी को यदि हम मण में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आगे के जो आंकड़े आएंगे वो मण में आएंगे, तो जब आप मण सुनेंगे, मण का आप सबको पता होगा, जैसे आजकल क्विंटल चलता है तो पुराने जमाने में मण चलता था। वो मण होता था 40 सेर का। एक सेर 1 किलोग्राम का भी हम मान ले, यद्यपि थोड़ा सा कम होता है, तो भी इसके मण बनाते हैं। तो ये 5,400 मण चांदी 1941 में SS गैरी सिप्पा नाम के जहाज पर भारत से आयरलैंड भेजी जा रही थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को धन की जरूरत थी और इस तरीके से ये लूट चलती रहती थी। तो जब ये आयरलैंड से 400 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में था, तो हिटलर के जासूसों को पता लगा। हिटलर के जासूसों ने उस जहाज के ऊपर तारपीड़ो चलाया और उस जहाज को डुबो दिया। वो डूबा हुआ जहाज, सबको जानकारी थी कि कहां पर डूबा है। फ्लोरिडा की एक कंपनी है ओडिसी मैरीन। ये ओडिसी मैरीन क्या करती है, रोबोट को नीचे भेजती है और जो कीमती सामान है उसको निकालने का काम करती है। तो इस ओडिसी मैरीन नाम की फ्लोरिडा की कंपनी ने इस गैरी सिप्पा जहाज की चांदी को अभी 1 साल पहले 2021 में निकाला है। और ये सारी खबर मीडिया हाउस में है कि उस समय के डूबे हुए जहाज से 2,16,000 किलो चांदी मिली है, जिसकी आज की कीमत की बात करें तो लगभग 1,400 करोड़ रुपए इसकी कीमत बैठती है। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि इस एक बात पर हमें यकीन हो जाए तो आगे जो हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि वैसे सिर्फ हम पढ़ते हैं तो उसके ऊपर यकीन नहीं हो पाता। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं झूठ लिखा होगा। देखिए हमारा भारत कितना समृद्धशाली था, आप अंदाजा लगा लीजिए। एक बर्नियर नाम का फ्रांसीसी यात्री जो पेरिस में रहता था, वो भारत आया था, 16वीं शताब्दी में भारत आया था। औरंगजेब के भाई दारा शिकोह के पास उसके डॉक्टर के रूप में रहता था, चिकित्सक के रूप में रहता था। 12 साल तक मुगल दरबार में रहा और वो भारत के बारे में कहता है कि भारत दुनिया में ऐसा गड्ढा है जहां से चारों ओर से अलग अलग रास्तों से सोना और चांदी दिन रात बह बहकर आता है। पूरी दुनिया का यदि कोई सबसे धनी देश है तो वो केवल भारत है, ऐसा बर्नियर फ्रांसीसी यात्री कहता है। अब कितना लूटा है 6ठी शताब्दी से लेकर, अगर हम इसको 15वीं 16वीं शताब्दी तक केवल विदेशी आक्रमणकारियों में, हम अरब के, ईरान के, इराक के, तुर्की के आक्रमणकारियों की बात करें तो 16वीं शताब्दी में देखिए 638 से लेकर 711 तक 74 वर्षों में जो 9 खलीफा रहे, उन्होंने 15 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आया 7वीं शताब्दी में, फिर उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद जुनैज आया। उसके बाद 10वीं सदी में मोहम्मद गजनवी आया, फिर 11वीं सदी में मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन एकब से लेकर अलाउद्दीन खिलजी से लेकर बख्तियार खिलजी से लेकर बहुत से लुटेरे। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आया। उसके बाद मोहम्मद गजनवी बार बार आता रहा, बार बार आक्रमण करता रहा। उसके बाद मोहम्मद गजनवी के बाद अलग अलग और लुटेरे यहां पर आते रहे। तो उन्होंने कितना लूटा उसकी हम बातचीत करते हैं। मोहम्मद गोरी जो 10वीं शताब्दी में आया, मोहम्मद गोरी ने, आप सबको पता है कि बार बार आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी जब आया तो उसने जयचंद की गद्दारी से पृथ्वीराज चौहान जी को हराया और उस समय उन्होंने जो मार की, जो मंदिरों को तोड़ा, उसकी मैं बात नहीं करता। अभी आज हम जो विशेष तौर पर बात करने वाले हैं वो लूट की बात करने वाले हैं। तो उन्होंने उस समय सोना चांदी हीरे जवाहरात को 4000 ऊंटों पर लाद कर अफगानिस्तान लेकर गया। और ये 2 तरह से लूट चलती थी। ये जो मंदिर भी तोड़ते थे ना, तो उनको बुत परस्ती से कोई परहेज नहीं है। मुसलमान भी जो है वो मजार की पूजा करते हैं ना,
हमारा भगवान, हमारे देवता ऋषि मुनि तो खड़े हुए, उनका लेटा हुआ है, और उसमें कोई आकृति नहीं होती है, खाली बस एक ऐसी मजार सी बनी होती है। तो कोई बुत परस्ती वाली बात नहीं है। लेकिन पहले जो मंदिर होते थे वो अर्थव्यवस्था के, शिक्षा व्यवस्था के, वो धर्म व्यवस्था के, हमारी समाज व्यवस्था के केंद्र होते थे। इसलिए मंदिरों को तोड़ने और लूटने का मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था, और वहीं पर वैद्य रहता था मंदिर में, भारत की चिकित्सा व्यवस्था, भारत का सामाजिक ताना बाना, भारत की रीति नीति वही मंदिरों से नियंत्रित होती है। मंदिर तोड़ना मात्र एक भवन को तोड़ना नहीं है, ये भारत तोड़ने का षड्यंत्र था। कुछ लोग ऐसे बोलते रहते हैं मंदिर तोड़ दिए, क्या हुआ, बुत परस्ती चलती थी। बुत परस्ती की बात नहीं है। तो ये काम होता था। दूसरी चीज, भारत की, जैसे बता रहे थे कि हमारे पूर्वज आर्थिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से अलग अलग संदर्भ थोड़े थोड़े रखेंगे। वो आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको अपने पूर्वजों की गौरव गरिमा का, अपने महानता का बोध होना चाहिए। पहले लूट के कैसे लेके जाते थे? गधों पर, घोड़ों पर, ऊंटों पर। पहले कोई ये तो जहाज जूझ तो थे नहीं उस समय। बाद में ये समुद्र के जहाजों से लूट करके लेके गए। वो तो एक छोटा सा सैंपल दिखाया आपको। ऐसे सोना, चांदी, हीरे, मोती कितने लूट के लेके गए, उसको सिलसिलेवार थोड़ा थोड़ा रखते रहेंगे। आप अनुलोम विलोम 15 मिनट कर लो, जिससे कि तुम्हारा ब्रेन का बैलेंस ना बिगड़े कि इतना लूट लिया तो गुस्सा आ सकता है तुमको। तो अनुलोम विलोम कर लो जरा। हाँ जी यार, बिल्कुल पूज्य महाराज जी, ऐसी ही बात है। मोहम्मद गजनवी जैसा मैंने बताया 17 बार आया। मोहम्मद गोरी की हम बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान को हराया, कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया, बनारस के ऊपर आक्रमण किया। तो अकेले वहां से एक एक शहर से वो 4-4 हजार ऊंटों पर लादकर खजाना यहां से, हीरे मोती जवाहरात, सोना चांदी यहां से लेकर गई। अब इस खबर को अगर हम ये जहाज वाली खबर के बिना पढ़ें तो हमें ये लगेगा कि किसी ने वैसे ही गप्प मार रखी होगी, जीरो लगाने में भूल कर दी होगी। लेकिन जब ये जहाज की खबर पढ़ते हैं कि एक जहाज डूबा, उस एक जहाज के ऊपर 2,16,000 किलो चांदी थी और उसको रिकवर किया है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है आपके सामने, आज उसके प्रमाण है, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और उसमें अगर मण हम बनाते हैं तो 5,400 मण बैठता है। अब अगर आप इसको ऊंट के ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊंट के ऊपर जो जो राजस्थान के, हरियाणा के रहने वाले हैं वो सब जानते हैं कि ऊंट के ऊपर 3-4 मण से ज्यादा नहीं लाद सकते। तो इस प्रकार से 4,000 हजार ऊंटों के ऊपर वो लाद कर लेकर गया। उसके बाद ये लूट का इसी प्रकार से चलता रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर, बख्तियार खिलजी से लेकर, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर, सब इस प्रकार से दिल्ली को, गुजरात को, अलीगढ़ को, बनारस को, जो हमारे मुख्य जितने केंद्र हैं उनको लगातार लूटते रहे। अच्छा, पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसा कहा कि हमारे यहाँ धन संपत्ति कितनी थी, एक प्रमाण और देख लीजिए तो आपको इसके ऊपर अच्छे से यकीन हो जाएगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि क्या हमारे पास वाकई में इतना सब सोना चांदी था, इतने हम अमीर थे। क्योंकि पुस्तकों में हमें क्या पढ़ाया गया है कि हमारे पूर्वज तो जाहिल थे, वो तो अनपढ़ थे, वो तो गंवार थे, उनके पास तो कुछ धन संपत्ति थी, दरिद्र थे, पाषाण युग में जीते थे, दरिद्र थे, पाषाण युग में जीते थे, खाने पीने का नहीं पता था, शिक्षा नहीं थी, कोई ज्ञान विज्ञान के नाम पर चीज नहीं थी। पूज्य स्वामी जी महाराज अभी चिकित्सा के बारे में, आयुर्वेद के पक्ष बताते हैं, उसके बारे में बड़ी हीनता के भाव हैं और उसके गौरव के भाव जगाना पहले आवश्यक है। तो पद्मनाभन मंदिर आपने नाम सुना होगा, भारत का एक स्टेट है केरल, केरल में पद्मनाभन मंदिर है। उस पद्मनाभन मंदिर का नाम आपने मीडिया में खूब सुना होगा। उस पद्मनाभन मंदिर में 7 तहखाने हैं, मतलब सोने चांदी के खजाने हैं, जहां अभी सरकार ने, कोर्ट ने एक समिति बनाई थी और भारत सरकार के अधिकारियों ने कुछ तहखानों को छोड़कर वहां पर जो आइटम है उनके सोने चांदी हीरे जवाहरात की, वो कितने ग्राम के हैं, वो कितने हैं, उसकी गिनती की थी। और कुछ तहखानों की जो गिनती की थी उसमें यह पाया गया था कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की तो हम गिनती कर चुके हैं। और ये जो गिनती की कीमत है, जैसे 10 ग्राम का कोई 2000 साल पुराना सोने का सिक्का है, उसकी जो उन्होंने काउंटिंग की है वो 10 ग्राम सोने की 50,000 रुपए की है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी एंटीक वैल्यू को देखा जाए तो वो एंटीक वैल्यू उसकी 10 गुना से लेकर 20 गुना, 50 गुना कुछ भी हो सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आज भी भारत के एक मंदिर के
कुछ तहखानों में है, और वहां के जो बड़े मेन तहखाने हैं वो तो अभी खोले नहीं गए हैं, तो आपको यकीन हो जाएगा कि विदेशी भारत में क्यों आते रहे और वो मंदिरों को क्यों तोड़ते रहे। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि हमें पूर्ण पुरुषार्थ करना है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में त्याग होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, और सार्वजनिक जीवन में वैभवता होनी चाहिए। तो ये हमारे इतिहास में होता था। हम खूब कमाते थे, खूब व्यापार करते थे, उसका दान करते थे, धर्म करते थे, पुण्य करते थे, मंदिरों में जमा कर देते थे, और व्यक्तिगत तौर पर तपस्वी और त्यागी की तरह रहते थे। तो ऐसे मंदिरों में संपत्ति रहती थी। एक और व्यक्ति का नाम आपने लगातार सुना होगा, मोहम्मद गजनवी का, जो 17 बार भारत में आया। वो जो 17 बार भारत में आया, तो उसके एक आक्रमण की मैं बात करूं तो मोहम्मद गजनवी जब 1001 में आया तो उसने राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण किया। फरिश्ता के अनुसार, जो उनके इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि नगरकोट, जिस राज्य पर हमने आक्रमण किया, उसमें कितनी धन संपत्ति मिली, उसके बारे में वो लिखते हैं अपनी पुस्तक में। वो कहते हैं 7 लाख सोने की दीनार मिली, जिसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो बैठता है 6300 किलो सोना। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि 700 मण, अब ये 700 मण में आपको सीधा बताता कि 700 मण चांदी मोहम्मद गजनवी लूट कर लेकर गया, तो आप यकीन नहीं करते। लेकिन आप उस जहाज की फोटो को याद कर लीजिए, अगर 1941 में भी इतना सोना और चांदी भारत में था कि 2 लाख किलो चांदी भारत से बाहर भेजी गई, और जो आज रिकवर की गई है, तो आपको इसके ऊपर सहज यकीन हो जाएगा। तो 700 मण चांदी के पात्र वहां से लेकर गए, 200 मण शुद्ध सोने की और मुद्राएं लेकर गए, 2000 मण चांदी जो रा फॉर्म में थी, जिसके आभूषण या कुछ बर्तन नहीं बने हुए थे, जो सिल्लियों के रूप में थी, वो लेकर गए, जो लगभग 80,000 किलो बैठती है। 20 मण हीरे, पन्ने, मोती, बहुमूल्य मणियां भारत से लेकर लौटे। और ये केवल उसके एक आक्रमण की बात है। उसके बाद उसने थानेसर में लूट की। थानेसर में जो उसने लूट की, तो उसका दरबारी लिखता है कि उनको एक याकूत, एक ऐसा दुर्लभ मणि रत्न ऐसा मिला जो 1600 ग्राम का था। वो लिखते हैं कि 400 मिस्काल का था। ये मिस्कल अरबी के वजन की मात्रा है, जो लगभग 4 ग्राम के आसपास होती है। तो 1600 ग्राम के हीरे मोती मणि उनको मिलते हैं। और वो कहता है कि ऐसा नसीब, ऐसा हीरा मोती, ऐसा जवाहर हमने कभी जिंदगी में ना देखा था, ना कभी सोचा था। फिर उन्होंने कांगड़ा में आक्रमण किया, ज्वाला जी के मंदिर में आक्रमण किया। ज्वाला जी के मंदिर में आक्रमण किया तो उन्होंने देखा कि वहां पर मंदिर के अंदर से उन्होंने 60 लाख सोने की दिनार, कई मण सोने की मूर्तियां, सोने चांदी की ईंटें, कई मण खालिस सोना, 20 मण चांदी और अनगिनत हीरे, जवाहरात, मोती, लाल और नीलम मिले हैं। यह हकुमे तारीफ में उनका दरबारी लिखता है। मोहम्मद गजनबी उसके बाद मथुरा चढ़ा, मथुरा पहुंचा, तो मथुरा में भी उसको 10 टन चांदी मिली, जिसको वो ऊंटों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर लाद कर लेकर गया। मथुरा के बारे में यह कहा जाता है कि वो जो मथुरा से निकला, तो मथुरा में निकलते हुए उसके पास 100 ऊंटों के बराबर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात थे। अब ये मोहम्मद गजनी जब हर बार लूट कर जाता था अपने देश में, तो एक पुस्तक है इलियट एंड डाउन्स की, वो लिखते हैं कि वो जब प्रदर्शनी लगाता था, तो लूट की गजनी में नागरिकों के सामने जब प्रदर्शनी लगाता था, तो गजनी के नागरिक और उस समय दूसरे देश के जो राजदूत या दूसरे देश के लोग उस गजनी में होते थे, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि भारत के अंदर या इस दुनिया में किसी भी देश के अंदर इतना सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात हो सकते हैं। मैंने 2 प्रमाण आपके सामने दिए हैं। यदि पद्मनाभन मंदिर और जहाज की बात किए बिना ये बात इस मंच से होती तो शायद आप यकीन नहीं करते, लेकिन वो 2 प्रमाण आप आज आंखों के सामने रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो लिखा है ये 100% सत्य है। सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया, और एक बार नहीं किया, बार बार किया। इसका मतलब क्या है कि एक बार मंदिर को खाली कर दिया, एक बार लूट कर ले गए, 1-2 साल 3 साल बाद दोबारा आते हैं तो दोबारा उतनी धन संपत्ति आ जाती है। तो सोमनाथ के मंदिर की मूर्ति को ना तोड़ने के लिए उनको स्थानीय निवासियों ने कहा कि आपको 3 करोड़ रुपए हम दे देंगे। तो किसी ने उसको बताया कि 3 करोड़ रुपए तो कम है, इस मंदिर में तो आपको ज्यादा संपत्ति मिलेगी। जैसे कोई पद्मनाभन मंदिर के ऊपर आक्रमणकारी आए और उसको हम कहें कि आप कुछ करोड़ रुपए ले लीजिए, कुछ 1000 करोड़ ले लीजिए, तो
जब उसको पता लगेगा कि इसके अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए तो कुछ तहखानों में है, तो वो हमारे ऑफर को मानेगा नहीं। ऐसे ही उसने स्वीकार नहीं किया और उसने मंदिर को तोड़ा, और तोड़ने के बाद उसके इतिहासकार लिखते हैं कि उसमें से इतने हीरे जवाहरात, इतना सोना चांदी निकला जितना पुजारी दे रहे थे वो उससे कई गुना ज्यादा था। अब ये एक बात यहां पर लिखी हुई है, वो कहते हैं कि उस मंदिर में जो सोने की चेन थी, उन सोने की चेन का वजन 200 मण सोने के बराबर बनता है। मैं इसको नहीं कह रहा कि 200 मण है या इससे कुछ कम ज्यादा है, पर अगर हम पद्मनाभन मंदिर को सामने देखते हैं तो हमें लगता है कि यह सत्य लिखा होगा, इसमें झूठ होने की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद एक और आक्रमणकारी का नाम आपने सुना होगा, नादिर शाह का। नादिर शाह 17वीं शताब्दी में भारत आया, और ये मैंने जो मोहम्मद गजनवी की बात की है, तो मोहम्मद गजनवी के कुछ आक्रमणों की बात की है। वो जब हर बार आता था तो अनेकों शहरों को लूटता था, अनेकों शहरों से लूट करता था। और वो जब देखिए अरब से कोई यहां आएगा तो उसके वापस जाने की गारंटी नहीं है। उसके साथ में जो लोग हमलावर आते थे उनको भी ये पता था कि वो जब घर से आते थे तो सिर के ऊपर कफन बांध कर आते थे, अपने घर वालों से कहकर आते थे कि कोई गारंटी नहीं है कि हम दोबारा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि ऐसी कितनी समृद्धि होगी कि लोग सिर पर कफन बांधने के लिए भारत की ओर दौड़े चले आते थे। अब नादिर शाह की हम बात करें तो नादिर शाह ने दिल्ली के दरबार पर हमला किया। ईरानी था नादिर शाह। नादिर शाह ने 17वीं शताब्दी में हमला किया, और जब दिल्ली के दरबार पर उसने हमला किया तो उसके दरबारी, जब उसका एक दरबारी है जो इतिहासकार भी है, मिर्जा मेहदी अस्तरवादी, वो जब दिल्ली के दरबार में वहां का खजाना देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो लिखता है कि बेहद कम दिनों में ही शाही खजाने और कारखानों की जब्ती के लिए तैनात अधिकारियों ने अपना काम पूरा कर लिया। यहां तो हीरे मोती जवाहरात रत्न सोने चांदी के बर्तन और दूसरी चीजों का सागर है, और इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि हमारे खजांची और मुंशी सपने में भी इनको बही खातों में दर्ज नहीं कर पाएंगे। मतलब इतनी है कि उसको गिन नहीं सकते। जैसे पद्मनाभन मंदिर में जो अधिकारियों की फौज लगाई गई जिसने एक एक आइटम की गिनती की थी, तो उनको गिनती करने में कई महीने लगे थे, तब जाकर कुछ तहखानों की उन्होंने गिनती की थी। तो लूट का सामान जो नादिर शाह लेकर गया उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो 28,000 खच्चरों पर, गधों पर, ऊंटों पर, हाथियों पर, बैलगाड़ियों पर लाद कर लेकर गया था। और एक बात और खास तौर पर नादिर शाह के आक्रमण के समय लिखी जाती है, वो कहते हैं कि 200 गाड़ियों में तो केवल महिलाओं का जो वो सामान था जो नादिर शाह और उसके दरबारियों ने लूट के बाद, मुसलमान देखिए कहीं पर भी लूट करते थे तो केवल लूट नहीं करते थे, उनके युद्ध के कोई नियम नहीं होते थे। अपने भारत में तो युद्ध के नियम भी होते थे। तो वो जो लूटने के बाद, पुरुषों की हत्या करने के बाद वहां की महिलाओं से शादियां कर लेते थे या उनको हरम में गुलाम बना लेते थे। तो वो लिखते हैं कि 200 बैलगाड़ियों पर तो उन महिलाओं को जिनको हरम में रखा था उनका सामान था, और उनका सामान भी उनका कीमती सामान था, जो पहनने के गहने हैं, जो मूल्यवान वस्त्र हैं, वो थे। नादिर शाह जब भारत में आया तो नादिर शाह ने एक और लूट की थी। कोहिनूर हीरे का नाम आप सब जानते हैं, सबको पता है। वो कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह भारत से लूट कर लेकर गया था। उस कोहिनूर हीरे की कीमत के बारे में आज कोई अंदाजा नहीं लगता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक कोहिनूर हीरे से, क्योंकि दुनिया में उसके बराबर दूसरा कोई हीरा नहीं है, तो उस एक कोहिनूर हीरे से कई ताजमहल बनवाए जा सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो आप कल्पना कीजिए कितनी संपत्ति भारत में रही होगी उसी समय। भारत में उस समय मुगल बादशाहों ने जब पैसा खूब इकट्ठा हो गया तो कहां पर खर्च करें, तो उन्होंने एक तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन बनवाया था। आप सामने स्क्रीन के ऊपर फोटो देख रहे हैं, जो 10 फीट लंबा था, 4 फीट चौड़ा था, 6 उसके पाए लगे हुए थे। उसके ऊपर बादशाह लेट भी सकता था, बैठ भी सकता था। उस मयूर सिंहासन का वजन 31 मण 20 सेर था। उस मयूर सिंहासन को कई 100 कारीगरों ने 7 साल में तैयार किया था। उस मयूर सिंहासन में 1000 किलो सोना लगा हुआ था और कई 100 किलो हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जो कीमती पत्थर थे वो लगे हुए थे। उसकी कीमत की बात करें तो उसकी कीमत की तुलना ही नहीं की जा सकती। तो वो मयूर सिंहासन भी नादिर शाह यहां से लूट कर लेकर गया था। उसके बाद ये आक्रमणकारी आए और इन्होंने कई कई बार आक्रमण किया है। और नादिर शाह ने केवल दिल्ली नहीं लूटी,
दिल्ली के आसपास जितने शहर थे सब में इसी प्रकार से धन संपत्ति थी और वो सबको लूटते थे। और ये जो नादिर शाह 17वीं शताब्दी में आया, तो आप देखिए कि 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक लगातार जो विदेशी आक्रमण होते रहे, उस समय हमारे कुटीर उद्योग नष्ट हुए हैं, उस समय हमारी कृषि की व्यवस्थाएं भी नष्ट हुई हैं। जैसे महाराष्ट्र में मुगल लगातार मराठाओं के साथ युद्ध करते थे, तो उस समय के जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं कि उस समय किसान अपना अनाज जलाकर अपने पशुओं को लेकर जंगल में चले जाते थे ताकि दुश्मन सेना को रसद ना मिले। तो उस समय जब अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं थी, तब भी कितना सोना चांदी, कितना व्यापार और कैसी कृषि हमारे भारत के देश में थी, आप अंदाजा लगा लीजिए। इसी प्रकार 11वीं शताब्दी में एक चंगेज खान नाम का मंगोली हमलावर भारत में आया, लुटेरा आया, उसने खूब लूटपाट की। तैमूर लंग आया 13वीं शताब्दी में, उसने खूब इसी प्रकार से लूटकाट की। मोहम्मद तुगलक से लेकर अलग अलग सैयद वंश के लोगों ने यहां पर शासन किया, उन्होंने खूब लूटपाट की। बाबर आया, उसने खूब लूटपाट की। अहमद शाह अब्दाली आया, जिसको अहमद शाह दुर्रानी कहते हैं, उसने भी खूब लूटपाट की। 1748 से लेकर 1758 तक उन्होंने कई बार आक्रमण किया और इसी प्रकार से हजारों बैलगाड़ियों के ऊपर, हजारों ऊंटों पर, हजारों खच्चरों पर, हजारों हाथियों पर वो हमारे देश को लूट कर ले जाते रहे। तो ये लूट का सिलसिला, इसलिए मैंने कहा कई दिनों तक बताना पड़ेगा। तो भाई राकेश जी इतना पुरुषार्थ करके आए हैं खाली लूट की गिनती बताने के लिए। कितना वैभव था, सैकड़ों, हजारों, लाखों गधों, खच्चरों, बैलगाड़ियों, ऊंट गाड़ियों पर लूट करके लेके गए। और ये लूट, मैंने कहा, अंग्रेजों के पहले, अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स के समय और ब्रिटिशर्स के बाद, और एक लूट और भी अगली, अब चलेगा ये कार्यक्रम कुछ दिन लगातार। ये लूट का इसलिए बताना पड़ेगा, अभी भी लूटे जा रहे हैं। लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था पर अभी भी विदेशी कंपनियों का कब्जा है, और उसी को छुड़ाने का नाम पतंजलि का स्वदेशी अभियान है। भाई राकेश जी, जिन्होंने आपको 3000 लाख करोड़ रुपए की लूट का पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और उसके बाद अलग अलग कालखंड में जो अलग अलग प्रकार से लूट हो रही है, उसके विविध आयाम हैं, लूट के जो अलग अलग पहलू हैं कि कैसे कैसे हम लूटे जा रहे हैं, उससे थोड़ा थोड़ा आपको अवगत करा रहे हैं कि आप अपनी पीढ़ियों को, अपनी जनरेशन्स को, अपने बच्चों को बता सकें और आप भी इसके बारे में अवगत हो सके कि कैसे कैसे देश में ये लूट खसोट चल रही थी और आज भी वो बदस्तूर जारी है, कैसे इससे देश को बाहर उभारना है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले, अभी तो लास्ट में करना ही है, सूर्य नमस्कार भी अंत में करवाएंगे। जी राकेश जी। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सुबह सुबह पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज जो एलोपैथिक कंपनियों के बारे में कहा, जो एलोपैथी के बारे में कहा, वो पूरी तरह से सच है। और आप देखिएगा 100-200 सालों में पूरी दुनिया वही बात कहेगी जो पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। आज यद्यपि हमें यह लगता है कि पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि डायबिटीज ठीक हो जाती है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये झूठी पैती है। ये सब सच होने वाला है। और इतिहास में ये कहा जाएगा कि उस समय एक सन्यासी ने, जो जमीन पर सोता था, जो 2 कपड़ों में रहता था, उसने संगठित इस लूट को चुनौती देने का काम किया था। और ये बहुत बड़ा सेक्टर है। ये एलोपैथी की कंपनियां इतनी मजबूत हैं कि इनके सामने किसी देशों की सरकार भी कोई ताकत नहीं रखती। तो इसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज रोज हमें बताते हैं। तो इतिहास में ये एक नया इतिहास बनने वाला है। अभी कल हमने जो लूट के विषय में बातचीत की थी कि बाहर से विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने लूटा, उसके विवरण उनके समय के लिखे हुए लोगों में या उसके बाद लिखे हुए लोगों में मिलते हैं, और एक बार उनको पढ़ते हैं तो यकीन नहीं होता। लेकिन जब कल हमने प्रमाण की बात की थी, उस डूबे हुए जहाज में किस प्रकार से 5000 मण चांदी थी, किस प्रकार से पद्मनाभन मंदिर में आज भी 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं, तो हमें यकीन करना पड़ता है। और इस लूट को यकीन करने के लिए सबसे पहले हमें जो मानना पड़ेगा वो ये मानना पड़ेगा कि हमारे बाप दादा कितने अमीर थे। अब देखिए, फ्लोरिडा में आदरणीय ब्रह्म जी रहते हैं, यूके में पूज्य माता सुनीता जी रहती हैं। तो हमारे भारतवंश के जिनका डीएनए भारत का है, वो कहीं भी जाएंगे, कारोबार करेंगे, और कमाई होने के बाद उनके मन में एक ही इच्छा आएगी कि हम यदि कोई चैरिटी करें, कोई परोपकार करें या कहीं धन दें तो अपने मूल देश में दें।
इस देश में एक झूठ फैलाया गया कि जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए और भारत में रह गए तो उसको विदेशी आक्रमणकारी या उसको लूट नहीं मानते, जबकि वो भी लगातार मुगल शासन में लूट चलती रही। मैं एक आंकड़ा उसका देता हूं। ये कहा जाता है ना, विदेशी हमलावर तो उनको मानो जो लूट कर बाहर लेकर गए, लेकिन जो इस देश में भी रहे, लेकिन देश में रहते रहते भी उन्होंने लूटा। जैसे औरंगजेब के समय की मैं बात करूं तो औरंगजेब ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है, वो ये लिखता है कि 1659 में जब औरंगजेब नया नया राजा बना था तो राजा बनते ही उसने मक्का में 6 लाख रुपए भेजे थे। अब ये जो 6 लाख रुपए, उस समय के 6 लाख रुपए हैं, ये कितने हैं आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय 1 रुपए में 280 किलो चावल आता था। तो आज के हिसाब से इन 6 लाख रुपयों में 2 लाख टन चावल खरीदा जा सकता है। उतनी संपत्ति तो उसने एक बार भेजी। तो उसके बाद जो लोग महिमा मंडित करते हैं कि वो तो यहीं पर रह गए थे, उन्होंने तो देश को लूटा नहीं, उन्होंने तो भवन बनाए, वो सब संगठित झूठ है। उन्होंने भी लगातार लूटकर बाहर वो भेजते रहे। जैसे आज भारत से बाहर जो भारत वाले लोग भेजते रहते हैं, उनकी भी मन में इच्छा ये होती है कि हम भारत में कुछ चैरिटी करें, कुछ सेवा करें, लेकिन वो लूट के नहीं भेजते। वो पुरुषार्थ करके लूट का दो देखो, एक होता है पुरुषार्थ करके कुछ अर्जित करना, एक लूट होता है कि पॉलिटिकली कैप्चर करके फिर वहां के संसाधनों को, वहां के लोगों के पास संपत्ति, टैक्स लगाते थे तो अंग्रेजों ने 90 से लेकर 99% टैक्स लगाए, इसको कहते हैं लूट। फिर जो संसाधन थे, सोना चांदी हीरो मोती, उनको ले लिया, लोगों मंदिरों को लूट लिया। माने लूटने में और पुरुषार्थ में अंतर है। हमारे भारत के लोग जो पूरी दुनिया में रहते हैं और उसके बाद भी भारत की मदद करते हैं, वो उन देशों को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद अपने पुरुषार्थ का पैसा यहाँ पर भेजते हैं। लेकिन जो राकेश जी जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जो आदमी की जहां निष्ठा होती है ना, वो पैसा वहां डालता है। तो भारत वाले तो पुरुषार्थ का पैसा ला रहे हैं, ये लूट का पैसा भी बाहर ही भेजते थे, चाहे वो अंग्रेज हो या मुगल हो। जी, अभी सामने आप एक ग्राफ देख लीजिए। एक अर्थशास्त्री हुए हैं, बहुत पॉपुलर हुए हैं, एंगस मेडिसन, उसको खूब कोट किया जाता है उनको। उन्होंने पिछले 2000 साल की जीडीपी के आंकड़े निकाले हैं कि पूरे विश्व में कैसी जीडीपी रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे तो जो भारत है, ईसा के बाद एक सन 1 से लेकर 1000 तक सबसे जो ऊपर रहा है वो भारत रहा है। आप देखिए भारत की कोई बराबरी नहीं कर रहा। और 17वीं शताब्दी तक भी, मुगलों के समय भी भारत की जीडीपी 20 से लेकर 23-24% तक रही। वर्ल्ड की जीडीपी का, वर्ल्ड जीडीपी की बात हो रही है अभी, पूरी दुनिया की जीडीपी का इतना हिस्सा रही है। भारत की भागीदारी पूरी वर्ल्ड जीडीपी में। और 10वीं शताब्दी में ये 30% थी। तो आप ये सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज अमीर कितने थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर हम भारत को सोने की चिड़िया की बात करें तो पूरी दुनिया की 30% से अधिक संपत्ति केवल भारत में थी। और आज की भी हम बात करें तो भारत की माताओं और बहनों के पास पूरी दुनिया का 11% सोना केवल भारत की माताओं और बहनों के पास है। आज भारत की माताओं बहनों के पास 21,000 टन सोना है। अच्छा। ये जो बड़े 5 देश हैं उन सबसे ज्यादा है। अमेरिका के पास 8,000 टन है, जर्मनी के पास 3300 टन है, इटली के पास 2400 टन है, फ्रांस के पास 2400 टन है, रूस के पास 1900 टन है। भारत के पास, सरकार के पास केवल 750 टन सोना है। और आपको पता है कि सोने को ही, सोने का जो रिजर्व रखा जाता है उसी के आधार पर नोट छापे जाते हैं, उसी के आधार पर सारी चीजें, देश की इकोनॉमी चलती है। और उसी को यह माना जाता है कि आपात स्थिति में काम यही आएगा। तो आज अगर हम बात करें तो भारत कितना अमीर रहा है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज भी भारत के मंदिरों में, अगर मैं केवल मंदिरों की बात करूं तो मंदिरों में 2500 टन सोना है। पद्मनाभन मंदिर की बात करें तो अकेले कल जिस पद्मनाभन मंदिर की बात की थी उसमें 1300 टन सोना है। तिरुपति बालाजी में आज भी यह माना जाता है कि लगभग हर साल 700 से लेकर 1200 किलो सोना चढ़ाया जाता है। आज भी, जब भारत इतना गरीब हो चुका है तो भी चढ़ाया जाता है। और अकेले तिरुपति बालाजी के पास ऐसा माना जाता है कि 250 से 300 टन सोना है।
5 टन सोना तो उन्होंने सरकार की बैंक सोना जो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है उसमें जमा करवाया हुआ है। तो ये जो आंकड़े पुराने हम देखते हैं कि हमें लूटा गया और हम अमीर थे, ये पूरी तरह से सच आंकड़े हैं, इसमें कहीं भी झूठ की गुंजाइश नहीं है। और अंजू ने कितना खरीदा ये आंकड़े लेके आया ना तो माताओं के कितने बता रहा भाई? माताओं के पास 21,000 टन है हमारे। 21,000 टन पूरी दुनिया में जो ये संगठित खनन, शायद लगता है इसकी पत्नी ने सोना मंगवाया होगा तो इसने बता दिया सारे देश ने इतना इकट्ठा कर रखा तो और क्यों कर रही है, बतेरा है देश में। खैर, ये कहने का मतलब ये है कि आज भी इतने पतन के बाद कहते हैं भारत में गरीबी है, भूखमरी है, लाचारी है, बेबसी है, तो उस ऐसी स्थिति में भी इतना वैभव तो आज भी है। जी आगे। विदेशी लूटने के लिए आते रहे, उनको ऐसा नहीं कि भारत का कोई मौसम अनुकूल आता था। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि उन्हें भारत बिल्कुल पसंद नहीं है, भारत का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अरब में तरबूजे खरबूज होते हैं, उनको वही खाने की आदत होती है जो रेगिस्तान में होते हैं। वो कहता है कि यहां अच्छी क्वालिटी के तरबूजे खरबूजे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो कहता है कि भारत में अच्छी बात यह है कि भारत में खूब सारा सोना है और मैं इस सोने को लूटने के लिए आया हूं, ये अपनी आत्मकथा में वो कहता है। और उसके बाद जब वो वैभव को देखता है तो यहीं पर टिक जाता है कि यहां से आकर जाकर बार बार लूट नहीं सकते, यहां से तो बस के ही लगातार लूटकर बाहर भेजना पड़ेगा। आगे हम बात करें तो ये छोटे छोटे कोटेशन लेकर के आते हैं हमारे राकेश जी, पूरी तैयारी करके आते हैं, जोरदार ताले बजाओ। क्या जहांगीर के दरबार में थॉमस रो नाम का ब्रिटिश राजदूत आया। अब वो जहांगीर के दरबार में जब वो आता है तो उस समय जहांगीर का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है और उनको तोला जा रहा होता है। तो वो लिखता है कि एक तराजू में जहांगीर को बैठा दिया गया, दूसरे तराजू में रेशम के बड़े बड़े थैलों में सबसे पहले चांदी से तोला गया, फिर सोने से तोला गया, फिर हीरे जवाहरातों से तोला गया, और इन सबको बार बार तोलकर गरीबों में बांटने के लिए अलग रख दिया गया। तो वो लास्ट में लिखता है, वो कहता है कि ये सारा देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ कि इनमें सोना चांदी हीरे जवाहरात है, कहीं इनके अंदर पत्थर तो नहीं भरे हुए, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि उनके अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात ही थे। ये ब्रिटिश का राजदूत थॉमस रो, जो जहांगीर से एक चार्टर लेने के लिए, एक अनुमान आदेश लेने के लिए आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सके, वो ये लिखता है। एनसीईआरटी की पुस्तक की बात करें, अब ये जो जितने लूट की ये जो बातें हैं, जैसे गजनवी गया, गोरी गया, तो उन्होंने, उनके दरबारियों ने वो बातें लिखी, वो सारी बातें अरब में फैली, फिर वहां से यूरोप में गई। तो यूरोप के सारे देशों के लोगों के मन में एक ही बात थी कि किसी तरह हम भारत पहुंचे, और ये जो भारत को सोने की चिड़िया को लूटने का काम अरबी कर रहे हैं, ईरानी कर रहे हैं, फारसी कर रहे हैं, अफगानी कर रहे हैं, हम भी इसको करें। तो वो सारे देश, उसमें पुर्तगाल सबसे आगे था, उनकी इच्छा यह थी कि किसी भी तरीके से हम भारत का मार्ग खोजें। यूरोप में आप सबको पता है कि कुछ नहीं होता तो केवल ठंडा मांस खाते हैं और केवल आलू खाते हैं, भुना हुआ आलू खाते हैं, या उबला हुआ मांस खाते हैं, उबला हुआ आलू खाते हैं। ये उस समय की बात है, पुराने जमाने की, 500 साल पहले, 700 साल पहले। तो उस समय उनको काली मिर्च की एक आदत पड़ी हुई थी कि भारत के केरल से काली मिर्च आती थी और उस काली मिर्च और नमक के बिना वो चीजें खाई नहीं जा सकती थी। उनको पहले उबला खाने की आदत थी, बाद में भारत के व्यापारियों ने उनको काली मिर्च की लत लगा दी थी। और उस समय काली मिर्च इतनी सस्ती नहीं होती थी जैसी आज है। उस समय जो यूरोप में काली मिर्च बिकती थी, वो काली मिर्च सोने चांदी के भाव में बिकती थी। और कैसे बिकती थी, भारतीय मसालों की वैल्यू कितनी थी कि उस समय यूरोप में जो अमीर व्यक्ति होते थे वही केवल इसको खा सकते थे। और जैसे हम अपने ड्राइंग रूम में कुछ सोने चांदी के आर्टिकल रखते हैं ना, कि कोई बाहर का आए तो उसको पता लगे हम कितने अमीर हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मर्तबान में वो काली मिर्च रखते थे, ये दिखाने के लिए कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं काली मिर्च भोजन में खाता हूं। ये बिल्कुल सच है, इसमें कहीं भी झूठ की आवश्यकता नहीं। और कोई इसको देखने के लिए आपको कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं, आप केवल गूगल कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो आस्था पर सुन रहा है, यहां पर जो मंच से हम बात कर रहे हैं, वो कोई किसी पुस्तक को उठाने वाली बात नहीं कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं जो आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट से जिसकी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सारा यूरोप इस दुविधा में था कि किसी भी तरीके से हमें भारत का मार्ग मिले। इसी बीच एक घटनाक्रम और हुआ, तुर्की और यूरोप का युद्ध शुरू हो गया।
तो जो जमीन का मार्ग था, तुर्की के रास्ते जो भारत का व्यापार होता था, भारत के मसाले, भारत की मलमल, भारत के रेशमी कपड़े, भारत के हाथी दांत के सामान, भारत के धातुओं के सामान जो विदेशों में जाते थे, उस रास्ते के ऊपर एक बैरियर आने के कारण वो व्यापार बंद हो गया। तो यूरोप के बाजारों के अंदर भारत के सामान की जो कीमत है वो 400 गुना ज्यादा हो गई। हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो 400 गुना ज्यादा हो गई। तो पुर्तगाल का जो राजा है उसकी बड़ी इच्छा थी कि किसी भी तरीके से हमें भारत का रास्ता मिले। पुर्तगाल का उस समय राजा था डैम मैनुअल, उसका बेटा हेनरी था। उन दोनों ने 40 साल लगाए, सरकारी खर्चे पर अभियान, जहाज तैयार करते, उसके साथ सेना तैयार करते, उनको 1.5-2 साल का राशन देते, उनको गारंटी देते कि तुम्हारे पूरे जीवन की चिंता हमारी है, तुम अगर अभियान में मर गए तो तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद उनको वो भेजते थे और ऐसे उन्होंने बहुत से अभियान भेजे। और उसी अभियान में एक अभियान वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा भारत में आया था। हमें दुख की बात यह है, पूज्य स्वामी जी महाराज इसको बदल रहे हैं 70 सालों बाद, कि हमें इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा से पहले तो हमारे समुद्रगुप्त से लेकर बिंदुसार से लेकर हमने तो रोम के राजकुमारियों के साथ शादियां की हैं, वहां पर अपने दूत भेजे हैं, वहां के दूतों को, वहां के राजकुमारों को बंधक बनाकर अपने यहां रखा है। और प्राचीन समय से ही भारत के संपर्क रहे हैं, भारत के व्यापारी गए हैं। और वास्को डिगामा के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भारतीय व्यापारियों से रास्ता पूछते पूछते भारत में आया था। तो ये एक बड़ा झूठ भारत में फैलाया जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। और इसको बदलने का काम भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, इसको कोई दूसरा बदलने का काम नहीं करता। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड में भारत का सही इतिहास पढ़ाया जाएगा कि वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए नहीं आया था, लूट के लिए आया था। तो वास्को डिगामा भारत में आया, 1498 में भारत में आया। वो 4 जहाज लेकर आया। जो जहाज लेकर आया उसके साथ 180 लोगों का दल था। 180 लोगों के दल में केवल 50 व्यक्ति वापस पहुंचे थे। और वो कोई पहला दल नहीं था, उससे पहले 40 बार वास्को डिगामा के देश में वास्को डिगामा के राजा ने अलग अलग अभियान दल भेजे थे कि किसी भी तरीके से भारत का रास्ता पता लगाओ, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। भारत के मसालों के व्यापार करने से हम सबसे अधिक अमीर बन सकते हैं, और भारत में जितना सोना चांदी है वो कहीं भी नहीं है। वास्को डिगामा जब भारत में आया तो उस समय कालीकट का राजा झामोरिन था। तो उस कालीकट के राजा के पास जब वो ये संदेश लेकर गया कि पुर्तगाल के राजा ने मुझे भेजा है और उन्होंने आपके नाम मुझे 2 पत्र दिए हैं, तो पत्र देने के लिए जब वो गया तो राजा के दरबार में कुछ लोगों ने उससे पूछा कि तुम पुर्तगाल से हमारे राजा के लिए क्या लेकर आया हो। तो उसने कुछ मूंगे की लड़ियां दिखाई, कुछ थूकने की कटोरी दिखाई, कुछ उसने ये कहा कि हम वहां से कुछ घटिया क्वालिटी के कपड़े लेके, जिनको वो अच्छा मानते थे, वो कपड़े हम लेकर आए हैं। 2 पीपे शहद के, 2 पीपे चीनी के, कुछ ऐसा सामान उनके पास था जो उनके देश में सबसे अच्छा माना जाता था। तो राजा के दरबान ने उस सामान को देखकर कहा कि हमारे यहां राजा को ऐसा घटिया सामान कोई घटिया, जो कोई निचले से निचला व्यापारी है वो भी नहीं देता। और ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं, ये देखिए एनसीईआरटी की छापी हुई पुस्तक है, कोई विदेशी पुस्तक नहीं है, कांग्रेस के शासन में छापी हुई पुस्तक है। इसमें यह लिखा हुआ है, यद्यपि इसमें बहुत चीजें घुमा फिरा कर लिखी हुई हैं, लेकिन ये चीजें आपको इसी में मिल जाएंगी। काली मिर्च के बारे में इसमें मिल जाएगी, रूट जो बंद हुआ उसके बारे में मिल जाएगी, विदेशी लोग किस प्रकार से काली मिर्च नमक से खाते थे, किस प्रकार से सजाते थे, 400 गुना दाम उसका कैसे होता था। तो झामोरिन के दरबारी ने यह कहा कि ये जो सामान आप राजा को दे रहे हो, ये तो कोई हमारे भारत का जो सामान्य व्यक्ति भी राजा से मिलता है वो भी ऐसा सामान उसको नहीं देता, तो राजा को यह पसंद नहीं आएगा। तो वास्को डिगामा ने वो सामान रख लिया। उसके बाद जब वो झामोरिन से मिला तो झामोरिन ने पूछा कि आपके देश में क्या क्या होता है और आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो। तो वास्को डिगामा ने झूठ बोला कि हम तो पहले खोज में आए थे, राजा ने, हम अपने यहां से कुछ लेकर नहीं आए आपके लिए भेंट, अगली बार आएंगे तो हम आपके लिए भेंट लेकर आएंगे। तो एक बात के ऊपर हम यकीन कर लें कि हमारा भारत सोने की चिड़िया था, और भारत के अंदर जो था वो पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं था। भारत इतना अमीर था, इतना अमीर था, आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर हम अकबर के समय की बात करें तो अकबर के समय 16वीं शताब्दी में जो सम्राट अकबर का खजाना था वो 17.5 मिलियन था,
और ब्रिटेन का 18वीं शताब्दी में जब वो राज कर रहा था कई देशों पर, भारत पर कई साल तक राज कर चुका था, उस समय 16 मिलियन पाउंड का उसका खजाना था। माने पूरे ब्रिटेन से ज्यादा तो अकेले अकबर पर ही के पास ही था, और अकबर का पूरे देश में राज नहीं था, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में राज था। और उत्तर भारत से ज्यादा संपत्ति दक्षिण भारत में पहले भी थी, और अभी भी सोना चांदी से लेकर के वेल्थ में साउथ इंडिया, क्योंकि मुगलों की भी लूट से बचा रहा और अंग्रेजों की लूट से भी बचा रहा और विदेशियों की लूट काफी हद तक उससे बचा रहा। और ये जो मंदिरों में भी संपत्तियां जो आज जिसका बार बार पद्मनाभन का नाम ले रहे हैं, वो भी इसीलिए बचा रहा कि साउथ में था। तो भारत का वैभव, जो लोग कहते हैं ना भारत दरिद्र था, ऐसे कहने वाले महादरिद्र हैं, बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं, बीमार है बेचारे। तो बहुत पुरुषार्थ करके जो है आपको ये थोड़ा थोड़ा सारांश के रूप में डेटा बता रहे हैं कि भारत जैसा अमीर देश पूरी दुनिया में कोई नहीं था। जिस ब्रिटेन का कहते हैं पूरी दुनिया में राज था ना, ये था, वो भी हमारे अकेले अकबर से भी गरीब था। हाँ, और 18वीं शताब्दी में लूटने के बाद, सारी दुनिया लूटने के बाद भी वो गरीब था। तो ये उससे कम था, मतलब गरीब तो क्या था, उससे कमतर था। तो भारत की का ऐसा वैभव था, और उस वैभव को किस तरह से लूटा, सदियों तक अभी भी लूटे जा रहे हैं। उस लूट से बचना है। मैंने घड़ी की तरफ देखा, वक्त हो गया। अब ये लूट का सिलसिला ये थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहेंगे। अब दो तरह की रिसर्च आपको बताएंगे, एक तो जो आपको नई नई मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, और कल मेडिसिन वाली लूट के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। तो जो है हमारे भाई राकेश जी के लिए, ये पढ़ाई से इंजीनियर है, सेवा से अब जो है पतंजलि योगपीठ में मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, सोशल मीडिया के भी हमारे प्रभारी हैं। जोरदार इनका अभिनंदन है। कई काम एक साथ करते हैं। मैं अपने शिष्यों को मल्टीटास्किंग बनाता हूं कि तुमको खाली एक विषय का बोध नहीं होना चाहिए, विविध आयामों का बोध होना चाहिए।